हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इनकम टैक्स ऑन द हाउस प्रॉपर्टी। जी हाँ, कि हाउस प्रॉपर्टी या आपकी जो रेंटल इनकम होती है उसके ऊपर इनकम टैक्स किस तरह से यहाँ पे कंप्यूट होता है, किस तरह से चार्ज होता है, प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो किस तरह से आपको अपनी हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी आईटीआर फिलअप करवाना चाहते हैं, सिंपली जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हाउस प्रॉपर्टी होती है आखिर वो कितने टाइप की होती है। अब ये हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मैं रेजिडेंशियल भी काउंट कर रहा हूं और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी यहाँ पे काउंट कर रहा हूं। बकायदा बस यहाँ पे एक टर्म से कंडीशन ये है कि अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब है कि आप मान लीजिए नॉर्मली इन्वेस्टेड कर रखी किसी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर और वहां से सिंपली आपकी रेंटल इनकम आ रही है। ये नहीं है कि आपका कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर ही पूरा का पूरा बिजनेस चल रहा है, आपकी काफी सारी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है और उससे आपकी अगर रेंट की इनकम आ रही है तो वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं, बिजनेस इनकम में बेसिकली कंसीडर होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कितने टाइप की यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है। तो पहली जो हाउस प्रॉपर्टी होती है वो होती है सिंपली सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब ये है कि या तो उस घर में आप खुद रह रहे हैं या आपके परिवार या आपके फैमिली मेंबर में से कोई भी रह रहा है, या फिर हो सकता है वो जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कोई भी नहीं रहता, एकदम खाली पड़ी हुई है। तो गाइस, अगर जो खाली पड़ी हुई प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लग जाती है। तो देखिए क्या होता था, फाइनेंशियल ईयर 19-20 से पहले, मतलब मार्च 2020 से पहले क्या होता था, इंडिया के अंदर अगर आपके पास में दो प्रॉपर्टी है तो दो प्रॉपर्टी में से सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को यहाँ पे जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाता था, अगर वो प्रॉपर्टी यहाँ पे वैकेंट मतलब खाली पड़ी हुई है। अगर आपकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है तो उसको यहाँ पे डीम टू बी लेट आउट माना जाता था, मतलब मान लिया गया है कि वो रेंट पे चली गई है। या फिर गाइस आप कह सकते हैं 19-20 के बाद में ये रेगुलेशन चेंज हुआ और अभी राइट नाउ ये है, इसकी जो लिमिट इंक्रीज करके 2 कर दी गई है। मतलब इंडिया के अंदर अगर आप 3 हाउस प्रॉपर्टी अगर होल्ड करते हैं, फिर चाहे वो रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल है, तो 2 तो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड मानी जाएगी, लेकिन अगर एक और प्रॉपर्टी अगर आपकी खाली है तो उसको डीम टू बी लेट आउट माना जाता है। और गाइस इसका क्या इंपैक्ट आता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सेकंड है लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी का सिंपल सा मतलब है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है वो उसको बेसिकली आपने रेंट के ऊपर चढ़ा रखा है और आपको मंथली या ईयरली बेसिस पे वहां से रेंट की इनकम होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम की कैलकुलेशन है वो आखिर किस तरह से होती है। तो एक बार मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं, इसके बाद मैं आपको लाइव ले चलूंगा। तो पहले आपको जीएवी निकालना पड़ता है। जीएवी मींस ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको साल भर में कितना रेंट रिसीव होता है अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आपकी खुद की है, मतलब आप वहां पे ही रह रहे हैं या आपकी जो खाली प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो ये आपकी जीएवी जो है यहाँ पे 0 हो जाती है। उसमें से गाइस आपको माइनस करना पड़ता है आपका म्युनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जो भी आप कहते हैं। तो वो आप जितना भी एक्चुअल के अंदर आप पेमेंट कर रहे हैं पूरे साल भर के अंदर या कई सालों का एक साथ पेमेंट कर रहे हैं, तो उन सभी की आपको डिडक्शन यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद में गाइस आपकी निकल जाती है एनएवी, नेट असेट्स वैल्यू। अब ये नेट असेट्स वैल्यू में से 30% आपको और माइनस करना पड़ता है। ये 30% आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन कहलाता है। जैसे आप लोगों को पता होगा सैलरी के अंदर जैसे हमें 50,000 रुपए की कैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, वैसे यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी क्या होता है, आपकी जो एनएवी होती है उसमें से 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन रेफर करती है कि आपका मान लीजिए जितना भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट रहता है पूरे साल भर के अंदर घर के अंदर, तो उस सभी को एक तरह से एज्यूम कर लिया जाता है, मतलब आप अलग से इसका क्लेम नहीं कर पाएंगे। और गाइस उसमें से आप माइनस कर सकते हैं अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है और उसका जो भी इंटरेस्ट पार्ट होता है। तो चलिए मैं प्रैक्टिकली बताता हूं कि आपको ये कैसे फिलअप करना पड़ता है। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे आईटीआर 1 खोल रखी है, अगर आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी है तो आपका आईटीआर 1 या फिर आईटीआर 4 दोनों से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी है जहां से आपकी रेंटल इनकम आ रही है, तो बेसिकली उसके लिए आपको आईटीआर 2 या आईटीआर 3 यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी। तो अभी मैं आईटीआर 1 के अंदर चलता हूं, यहाँ पे मैं ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर कॉलम के अंदर जाता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी आ रहा है, हमें जाना है सिंपली इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी के अंदर और यहाँ पे करनी हमें डिटेल्स को ऐड। अब गाइस यहाँ पे पूछता है टाइप ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो जैसे मैंने आपको बताया कितने टाइप की होती है, तो 3 टाइप मैंने आपको बताया थे अभी। जैसे एक तो अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, एक लेट आउट हो गया, और डीम का ये मतलब बताया था कि अगर इंडिया के अंदर 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी, 3 से ज्यादा प्रॉपर्टी अगर आपकी खाली पड़ी है तो 2 आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड मानी जाएगी, लेकिन एक प्रॉपर्टी आपकी डीम लेट आउट मानी जाएगी। तो मान लीजिए पहले हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात कर लेते हैं। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का सिंपल सा मतलब है कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर आप खुद रह रहे हैं, आपको कोई भी रेंटल इनकम वगैरह कुछ भी नहीं होता। अब मान लीजिए अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आपने होम लोन वगैरह ले रखा है और उसका जितना भी इंटरेस्ट जाता है पूरे साल भर के अंदर, आप एक ईएमआई पे करते हैं तो साल के एंड में आपको एक इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट मिलता है, वहां पे बकायदा लिखा होता है कि आपने टोटल इतनी ईएमआई पे की है पूरे साल भर के अंदर और इसमें इतना पोर्शन प्रिंसिपल का है और इतना पोर्शन जो है इंटरेस्ट का है। तो गाइस मैक्सिमम यहाँ पे आप 2 लाख रुपए तक मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं सिर्फ इंटरेस्ट की।
अब आप बोलेंगे प्रिंसिपल का क्या होगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने पे किया है वो आपको एटीसी के अंदर डिडक्शन मिल जाती है, जहां पे आपका इंश्योरेंस, एलआईसी वगैरह, जहां पे वो सारी चीजें आप लेते हो वहीं पे आप प्रिंसिपल का डिडक्शन ले सकते हो, और उसकी भी लिमिट मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए होती है। अगर गाइस सेकंड में बात करूं, दैट इज द लेट आउट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेट आउट में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले पूछता है कि आपका ग्रॉस रेंट कितना है। तो देखिए ग्रॉस रेंट मान लीजिए मैं मान लेता हूं 1,20,000 रुपए का मेरे को यहाँ पे रेंटल रिसीव होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड गाइड करना चाहूंगा। कई लोग क्या होते हैं, अगर आप मान लीजिए प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर देते हैं, तो मान लीजिए अगर आपने कोई फ्लैट वगैरह दे रखा होता है, तो आजकल आप लोगों को पता है कि उसका सोसाइटी का मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा आता है। तो कभी भी आपको जो अपना रेंट और सोसाइटी का जो मेंटेनेंस है वो अपने टेनेंट से एक साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, वही पूरी की पूरी आपकी इनकम कंसीडर हो जाती है। या तो आप अलग अलग ले सकते हैं, या सिंपली क्या कर सकते हैं, आप यहाँ अपने जो टेनेंट है उन्हीं को बता सकते हैं कि जो सोसाइटी का मेंटेनेंस है वो डायरेक्टली आप पे कर दीजिए, मैं पे नहीं करने वाला, और आपको अल्टीमेटली जो इनकम होगी वो सिर्फ रेंटल इनकम होगी। तो गाइस यहां पे आपको वो चीज लेनी है जो अल्टीमेटली आपकी इनकम का पार्ट है। उसके बाद में गाइस सेकंड आता है टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी, जिसमें आपके प्रॉपर्टी टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, ये सारे आ जाते हैं। मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए का साल भर में म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पे एक्चुअल में पेमेंट किया है, तो ये मेरा 10,000 रुपए यहां से माइनस हो गया। तो गाइस एनुअल वैल्यू आप देख सकते हैं 1,20,000 में से 10,000 कट गया तो 1,10,000 आ गई। उसके बाद में गाइस ये जो 30% है एनुअल वैल्यू, ये सब जगह स्टैंडर्ड है, मतलब कितनी भी यहाँ पे वैल्यू आ जाए 30% उसमें से ऑटोमेटिकली लेस हो जाता है। तो गाइस लेस होने के बाद में आप देख सकते हैं अभी राइट नाउ मेरी इनकम आ चुकी है 77,000 रुपए। अब गाइस अगर मेरे पास में मान लीजिए मैंने इसी प्रॉपर्टी पे जो मैंने रेंटल दे रखी है उसी के ऊपर अगर मैंने होम लोन ले रखा है, और अगर मैं उसके ऊपर ईएमआई वगैरह पे कर रहा हूं, तो उसका जितना भी इंटरेस्ट वाला पोर्शन है उसकी अगेन मैक्सिमम में यहाँ पे 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं। अल्टीमेटली सारी चीजें घटाने के बाद में ये जो मेरी इनकम आएगी, ये मेरे जो इनकम टैक्स का मेरा जो भी स्लैब होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स लगता है। अगर मैं अल्टीमेटली बात करूं 2.5 लाख तक है ये, तो कोई भी मतलब टोटल इनकम अगर आपका 2.5 लाख तक है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर ये टोटल इनकम सब कुछ मिला के भी अगर 5 लाख के नीचे होती है तो भी यहाँ पे आपका कोई भी टैक्स वगैरह नहीं बनता है। सो गाइस इस तरह से सिंपली आप अपनी जो भी हाउस प्रॉपर्टी है, चाहे कमर्शियल है या फिर आपकी खुद की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या रेंट पे दे रखी है, तो उसके ऊपर इस तरह से पूरा का पूरा इनकम टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट होता है। यहाँ पे सिर्फ आप एक ही प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। अगर मैंने बताया अगर 2-3 प्रॉपर्टी है आपकी, तो आपको हमेशा ITR 2 या फिर ITR 3 को यहाँ पे यूज करना चाहिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।